हेलो नमस्कार। कैसे आप सभी। स्वागत है आपका यूजीसी नेट पीवाईक्यू सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 में। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता। तो ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए हमारा लेक्चर नंबर 9 शुरू करते हैं। 15 से 20 मिनट देना है आपको, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसके ऊपर। तो चलते हैं लेक्चर पर डायरेक्ट हमारे। तो क्वेश्चन दे रखा है, अवभाव से क्या तात्पर्य है। देखो, अवभाव जो होता था वो अतिरिक्त कर होता था। ठीक है, जिसको हम आज के समय में सेस कह सकते हैं। तो ये किस पर लगता था ये, सामंतों को दिया जाने वाला अतिरिक्त प्रभारी कर, है ना। ये देखो ऑप्शन ये रहा, अतिरिक्त कानूनी प्रभार को हम क्या बोलते थे, अवभाव बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। सूफी संत दे रखे हैं। सूफी संत की आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, सूफी संत कौन से क्रम में है और इनका क्रम पूछ लिया गया है। तो ख्वाजा अली हुजवीरी साहब थे, फिर समरकंदी साहब थे, शायक नयातुल्ला कादिरी साहब थे और ख्वाजा बकी बिल्ला थे। ठीक है, तो आपको ये समरकंदी साहब तो फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है ना। तो ये चारों जो क्रम दिया है वो सही दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 ये इसी क्रम में है ना। इनका जो काला क्रम था वो इसी अनुसार था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 की ओर चलते हैं। देखो, एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको पूरी तरीके से दे सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बेसिक आइडिया भी लगा लो, क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो कि किस तरीके से। अब नवा लेक्चर है तो आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा क्या करना है। जैसे अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, सीरी का किला तो किसने बनाया था भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। खिजराबाद किसने बनाया था, खिजर खां। ठीक है, तुगलकाबाद किससे संबंधित है बताओ, गयासुद्दीन तुगलक। जहां पनाह बताओ किसने बनवाया था आपका, ये भी तुगलक वंश से संबंधित है क्या, बताओ मुझे। तो ये किससे संबंधित हो गया बताओ, 28 का। 28 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ, डी। मतलब यहाँ पर क्रम जमाना है। देखो, ऑप्शन नंबर 2 सीरी बना पहले, फिर उसके बाद तुगलकाबाद बना, फिर उसके बाद जहां पना बना, है ना। और ऑप्शन नंबर 4 किसका, खिजराबाद। खिजराबाद सबसे लास्ट में ही आएगा। देखो, दिल्ली सल्तनत अपन पढ़ रहे हैं, आपको लेक्चर सीरीज देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट में है, दिल्ली सल्तनत के जो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जहाँ पर हम गुलाम वंश लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और खिलजी वंश पर आ चुके हैं। खिलजी वंश में हम अलाउद्दीन खिलजी का लेक्चर हमें स्टार्ट करना है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जो बना था वो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का फोर्ट बनाया था, सीरी का किला। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने किसका बनाया था, तुगलकाबाद का किला बनाया था। क्लियर है। तुगलकाबाद का किला किसके द्वारा बनाया गया था, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और जहां पना किसके द्वारा बनाया गया था बताओ, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक था और खिजर का सबसे लास्ट में था। चलते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से किस मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन की प्रवृत्ति नहीं समझा जा सकता है। मतलब कौन सी प्रवृत्ति मुगल पूर्व फारसी इतिहास लेखन में नहीं थी। आध्यात्मिक थी, उपदेशात्मक थी, प्रभाववादी थी, लेकिन आपकी प्रांतीय नहीं थी। ध्यान रखना, प्रांतीय इतिहास लेखन नहीं था उस समय। मतलब मुगल काल के पहले की बात हो रही है। युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, मुझे तो पता ही है, बाबर ने करा था। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है बाबर, हाँ दिया हुआ है बाबर ने। कब करा था बताओ, आपके पहला आक्रमण भेरा के किले पर करा था, बाजोर, बाजोर में। बाजोर और भेरा। और यहाँ पर कौन सी जनजाति थी, यूसुफजाई जनजाति थी। कौन सी, यूसुफजाई जनजाति थी। भारत पर मैंने आपको बताया था 5 आक्रमण है, उसमें से जो ये पहला आक्रमण था वो ये था, बाजोर और भेरा का किला। हालांकि 1526 में पानीपत के युद्ध में भी ये सब पद्धतियां यूज करी थी उसने, तोप और बंदूक। अच्छा, उसके तोपची का नाम कौन था, अली कुली खां था। चलते क्वेश्चन नंबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर, औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व की दर कितनी थी। अरे ये सब खतरनाक क्वेश्चन रहते हैं इस तरीके, है ना। याद कर पाना डाटा से रिलेटेड। वैसे मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, 1/2, 1/2, 1/3 और 1/4। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 1/2 कर दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने उसको कम करी थी 1/3। फिर अकबर ने वापस से फिरोज शाह तुगलक के समय कितनी हो गई थी, 1/2 ही थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद ने उसको पैसा ज़्यादा, उसको राजस्व चाहिए था। अकबर ने 1/3 करी और औरंगजेब ने वापस से 1/2 कर दी थी। चलो, समझते ही चारों सिस्टम क्या था। जब्त, जब्त क्या होता था बताओ, जब्त सिस्टम क्या होता था। जब्त किसको बोलते थे, भूमि की माप के मुगल प्रणाली है ना, जब्ती प्रणाली बोलते थे। फिर उसके बाद में अगर बात करूँ तो ए का फर्स्ट हो गया, तो ए का फर्स्ट किस में हो रहा है, ए के ऑप्शन में आ रहा है। फिर और देख लेते, बी का थर्ड, बी का थर्ड किस में आ रहा है, देशमुख। देशमुख क्या होते थे, राजस्व अधिकारी होते थे। वतन, वतन क्या होते थे, अनुवांशिक भूमि अधिकार होते थे। तो सी का सेकंड, सी का सेकंड हो गया। ठीक है, और इजारतदारी क्या होता है, राजस्व ठेके की प्रणाली को हम इजारतदारी बोलते हैं। क्लियर है। 32 का आपका बी हो जाएगा। अमीर खुसरो ने निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में से कौन सा गद्य नहीं है। देखो, अमीर खुसरो की रचनाएं तो पता होना चाहिए। अब ये चारों रचनाएं, अब इसमें भी बताना है कि कौन सी गद्य नहीं है ना, गद्य में है। सॉरी, आंसर क्या बताना है आपको, गद्य में है, मतलब पैसेज फॉर्म में दे रखी, बाकी सब उसकी कविता है। तो देखो क्या पता चल रहा है आपको, 33 का, 33 वाले क्वेश्चन में आसिका वगैरह, ये जो नूह सिपियर किरान सादेन, ये जो तीनों कविताएं, ये किस में लिखी गई है, पद्य में लिखी गई है। लेकिन जो खजान फतेह है, जिससे हमको अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की भी जानकारी मिलती है, तो वो किस में लिखी गई है, गद्य में लिखी गई है। चलते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण करी थी। गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में, तमगा कर भी समाप्त करा था। खानवा का युद्ध कब हुआ था बताओ, 1527 में। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी बताओ, 1526 में। घाघरा की लड़ाई कब हुई थी बताओ, 1529 में। एक कौन सी लड़ाई रहेगी बताओ, चंदेरी का युद्ध, वो कब होगा, 1528 में। याद हो जाना चाहिए अब तक तो। चलो,
फिर निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति में आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास करा था। ये बात कर रही है कबीर के ऊपर, ठीक है, पहली बार कबीर के ऊपर बात कर, हाँ कबीर के ऊपर टिप्पणी कर रही है। कौन कर रही है? रोमिला थापर। थोड़ा सा ये विचारधारा वाली मतलब जो इतिहासकार है उनके बारे में बात हो रही है। तो रोमिला थापर ने बोला था कि उन्होंने निराशावाद को कम करने का प्रयास कबीरदास ने करा था। कुछ कथन दे रखे और तर्क दे रखे, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से भयानक होते हैं, आपको पता ही है। तो हुमायूं के साम्राज्य में उसके कार्य, अपने कार्य भी शामिल है, से संबंधित घटनाओं का विश्वसनीय कालक्रम नहीं है। ये बात है पहली बात। तो घटनाक्रम में उचित अध्ययन से पता चला है कि हुमायूं की अकर्मण्यता की तथाकथित अवधि उस अवधि से बहुत कम है जो बताई गई है। तो ये थोड़ा सा है ना, लैंग्वेज को भी टफ कर दिया इन्होंने यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन जो कह रहा है आपका लैंग्वेज को भी टफ कर दिया है। तो मुझे देखो जहाँ तक इसका आंसर लग रहा है दोनों बातें सही है, लेकिन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। ये यहाँ पर बात कर रहा है, देखो आप सबसे पहले पकड़ा कर रहो कि कोई इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना है कि नहीं। एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन का आपस में लेना देना देखा करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? संबंधित घटनाओं के कालक्रम की बात कर रहा है, ठीक है। और नीचे वाला स्टेटमेंट क्या बता रहा है? उसकी अकर्मण्यता की नीति बता रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट स्पष्टीकरण नहीं कर रहे, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुम्बद प्रणाली, ठीक है, डबल डोम प्रणाली का नाम क्या है? डबल डोम प्रणाली। तो डबल डोम प्रणाली किससे संबंधित है आपकी? भवन के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए, भवन की मजबूती के लिए, भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए और सौंदर्य बनाए रखने के लिए। क्या है बताओ 37 का? थोड़ा सा लॉजिकली टाइप क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन जो उस समय की विचारधारा थी वो क्या थी? भवन की ऊंचाई बनाए रखने के लिए, हाइट बनाने के लिए डबल डोम बनाए जाते थे, ज़्यादा हाइट नहीं लगे। क्वेश्चन नंबर 38, तस्सवुफ क्या था? तस्सवुफ क्या होता था ये बताना है आपको 38 वाले में। तो तस्सवुफ क्या होता था? मानवता की सेवा करना, तस्सवुफ कहलाता था। तसव्वुफ बोल सकते हैं, तसव्वुफ होगा सही वर्ड। मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का, शाहरुखी सिक्का अगर देखा जाए चांदी का होता था, और बाबर ने भी शाहरुखी सिक्का जारी करा था, ठीक है, बाबर के द्वारा चलाया गया था कांधार वगैरह क्षेत्र में, काबुल कांधार वाले क्षेत्र में। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मुगल पेंटिंग की विशेषता नहीं है? आध्यात्मिक और रहस्यवादी तत्वों का संयोजन था, मूलतः इस्लाम प्रचार के लिए बनाई गई थी, रूप चित्र और लघु चित्र, दरबारी और अभिजात वर्ग। क्या आएगा? मुझे तो जहाँ तक ऑप्शन देख के ही लग रहा है कि इस्लाम का प्रचार करने के लिए कोई पेंटिंग थोड़ी बनाई जाती थी, है ना। इस्लाम के प्रचार के लिए पेंटिंग नहीं थी। आध्यात्मिक रहस्यवादी चिंतन मिल जाएगा, रूप चित्र, रूप चित्र का मतलब समझते हो? पोर्ट्रेट, है ना, पोर्ट्रेट होता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से इससे कदम को चिन्हित करें जो सही नहीं है। सही नहीं है बताना है। पेशवाओं के काल में मराठा राजत्व एक मजबूत परिसंघ में बदल गया था। ए ऑप्शन, पेशवा ने स्वराज क्षेत्र में सरदारों का नया वर्ग तैयार करा था, पेशवा का पद अनुवांशिक बन गया था, ठीक है। पेशवा मूलतः शाही परिषद के नहीं थे, है ना, शाही परिषद से ही होते थे, है ना। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही अनुवांशिक तो था, नया वर्ग भी बन गया था स्वराज क्षेत्र में सरदारों का, और मजबूत परिसंघ में बदल गया था। मराठा बाद में आगे चल के स्ट्रांग बन गया था ना, फेडरेशन बना लिया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। मुगल राज्य की सांस्कृतिक और विचारधारात्मक ढांचे में के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर आपको क्या दे दिया? सही नहीं है बोला है। पूरे मुगल काल में केंद्रीय शक्ति और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग के बीच सुलह और समायोजन की सतत प्रक्रिया रही है। 8वीं शताब्दी के दौरान विकेंद्रीकरण के कारण साम्राज्य के संसाधनों का एकाधिकार करने के लिए नव अभिजात वर्ग का उदय हुआ। मुगलों के केंद्रीकरण की प्रक्रिया में संगठन के प्रतिद्वंदी सिद्धांतों के अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। मुगल काल में भारत में शक्ति के विचरण की संभावना हमेशा बनी रही थी। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्या है, टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, और चीज़ें अगर समझदारी वाले क्वेश्चन है ना, समझदारी है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही लग रहा है मुझे, क्योंकि मुगल केंद्रीकरण की प्रक्रिया में संगठन की प्रतिद्वंदी सिद्धांतों के अस्तित्व का कोई स्थान नहीं था। अरे मुगलों का जो केंद्रीकरण था वो तो ज़्यादा अच्छा था ना, एक ये बोल रहा है कि ये ऐसा कुछ था ही नहीं, अच्छा सिस्टम था, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी उनकी। अबुल फजल के अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी थी। कौन सा कथन सही नहीं है? उसने सामान्यतः अपने स्त्रोत का उल्लेख नहीं किया। अरे करा है उसने उल्लेखों का, उसके कुछ अपरिपक्व टिप्पणियां की है, टिप्पणियां तो करी है उसने सामान्यकरण नहीं किया। वो कभी भी पंथ निरपेक्ष नहीं रहा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, 43 का डी। सुश्री H.S. बेवरिज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित ब्रिटिश संग्रहालय में बाबरनामा का शीर्षक क्या पूछा है? मेमोराइज, ये मुझे याद है इसलिए, मेमोराइज ऑफ बाबर इस नाम से पुस्तक। तो ऐसा कोई नाम उसने रखा नहीं था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन टेकल कर सकते हैं अपन, है ना। यूजीसी थोड़ा सा टफ जरूर देता है, लेकिन दिमाग में सेटअप होना चाहिए। काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल घटना बताओ कब हुई थी? पानीपत के पहले हुई थी क्या? सॉरी पानीपत नहीं, आपके कौन सा हुआ था 1757 में? प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के पहले की घटना है।
तो इसके बारे में वर्णन करने वाला व्यक्ति कौन था? हालवेल था। ठीक है, हालवेल था। 56 में हुई थी घटना, 1757 में क्या होता? प्लासी का हुआ था। हालवेल ने वर्णन करा था ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में। तीसरा मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ घटित परिसंघ में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं यार। आप अगर नेट की सीरीज देख रहे हो तो वहां भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर वो संधि पूछ रहा है, और यहाँ पूछ रहा है कि कौन कौन लोगों ने संगठन बनाया था टीपू सुल्तान के खिलाफ। मराठा थे, अंग्रेज थे और हैदराबाद भी था, तीनों थे। त्रावणकोर का राजा नहीं था, कर्नाटक का नवाब भी नहीं था। ये कर्नाटक का नवाब, और इनसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते। स्वाभाविक वारिस न होने पर डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, है ना, डलोजी की हड़प नीति, सतारा वगैरह सब अंडर में आ गए थे, सतारा आ गया था। ठीक है, कौन सा नहीं आया था? विलय नहीं आया था। करोली रियासत का विलय करना नहीं कर पाए थे ये लोग, है ना, बाद में वापस दे दी थी। विलय करने की सोचा था लेकिन बाद में वापस दे दी थी। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। 48 में चलते। किस अधिनियम के अधीन प्रांतों के विधान शक्ति पुनः प्रदान कर दी गई? प्रांतों को वापस उनकी शक्ति दे दी गई कानून बनाने की, 1861 के तहत दी गई थी। 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, है ना, जैसे मतलब मान लो ये ऑप्शन नंबर बी है तो ये बी वाला ऊपर आएगा, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है ना। 1861 ही आंसर है ये, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ है ना। सी वहाँ पर सी ऊपर लिखा गया है, तो 1861 में ही हो गई थी, शक्ति प्रदान कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते। ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते उत्तरदायी शासन के लिए उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा किसने करी थी? ये मॉन्टेस्क्यू ने करी थी मेरे हिसाब से, यही आएगा, है ना। उत्तरदायी शासन की घोषणा 1917 में होती है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। क्लियर है, तो मॉन्टेस्क्यू घोषणा बोलते हैं इसको। ब्रिटिश शासन एवं भारतीय रियासतों में राज्यों के मध्य संबंध की परिभाषा सर्वोच्चता ही सर्वोच्च है करने वाला कमीशन कौन था? बटलर कमीशन ने बताया था ये स्टेटमेंट। मुझे ऐसा नहीं कि मैं कहीं रट के आया हूँ डायरेक्ट आ गया, थोड़ा सा इनको पढ़ते हुए समझ में आ जाता है। हाँ, हालांकि जब पढ़ाने से पहले एक बार पढ़ना तो पड़ता है कि पढ़ाना क्या है, एक बार देखना जरूर पड़ता है। ऐसा नहीं कि चाहे जो चीज़ें लेकर आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिए, कुछ भी बकबक कर दिए। मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट लेक्चर लेता हूँ और काम की बातें बोलता हूँ, इधर उधर की फालतू बातें से कोई मतलब ही नहीं रहता है। बस आपको ये बताना है कि यूजीसी नेट किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। पढ़ना तो देखो आपको पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लगा दोगे कैसे भी आप बस लगा दिया हो गया। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। स्पीड थोड़ी सी फास्ट भी है। 25 क्वेश्चन हम कवर करते हैं एक लेक्चर में यूजीसी के। 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ मैं आपका। आप बिल्कुल इस सीरीज़ को अगर पसंद कर रहे हो तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर करा कीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो इसकी तैयारी कर रहा है वो उसके पास पहुँच जाए चीज़, है ना। लाइक से मतलब नहीं है, कमेंट से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप सब्सक्राइब से भी नहीं मतलब है। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि ये जिस व्यक्ति को पढ़ना है उसके पास जेन्युइन रूप से पहुँच जाए और वो लेक्चर देख ले। ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाना है कि आप कम से कम ये देखो कि भाई लेक्चर में ज़्यादा टाइम हो गया, दिन दिन भर लग रहे हैं। कई लोग 1-1 घंटे की सीरीजें चला रहे हैं, रिवीजन करवा रहे, टाइम पास कर रहे, फालतू बात कर रहे, बच्चा आप उत्तर बताओ, ये उत्तर बताओ। अरे इतना टाइम थोड़ी होना चाहिए। बच्चे को पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, वो उसको खुद से सेल्फ से निकालना है। 1-1 2-2 घंटे यूट्यूब पे देने से क्या मतलब है? फालतू में कोई लेक्चर्स देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सा ये देखो 25 क्वेश्चन निपटाओ। सीरीज का पैटर्न दिमाग में रखो कि हाँ आपसे बन रहा है। अभी इसलिए खत्म करने की मैं सोच रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम के नज़दीक आएंगे ना, उस समय पीवाई क्विज नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आप उस समय देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रॉपर पीडीएफ उस पर मिल जाएगी। और ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर है और ये हमारा इंस्टाग्राम का क्यूआर है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ते रहो भाई, एग्जाम बहुत नज़दीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।